क्लास 10th चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। मीन्स एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वही एक इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज kept in a magnetic field, it experiences a torque that is twisting force, a motion। मीन्स जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क का अर्थ होता है ट्विस्टिंग फोर्स, यानी कि वहां पर एक मोशन क्रिएट होता है। यही प्रिंसिपल है मोटर का। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। आखिर मोटर की बनावट कैसी होती है? फिगर यहां पर मैंने बना रखा है। जाहिर सी बात है कि एक केस होता होगा मोटर में और उस केस में हम 2 परमानेंट मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम फिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर में डायग्राम में शो कर रखा है। एक मैग्नेट इस साइड और एक मैग्नेट उस साइड हम सेट करते, बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। वो भी इस तरीके से ताकि दोनों ही मैग्नेट्स के जो अपोजिट पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, यानी कि डिसिमिलर पोल्स हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हो। यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने हो। इस मैग्नेट के पास भी 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल उधर की तरफ मैंने बनाया तो साउथ पोल ऑटोमेटिकली इधर ही होगा। और इस साइड जो हमने मैग्नेट लिया उस मैग्नेट का साउथ पोल इस साइड है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ पोल उस साइड होगा। यानी कि यहां पर हमने क्या किया कि ये 2 जो मैग्नेट्स हमने लिए, इन दोनों मैग्नेट्स के डिसिमिलर पोल्स, अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स आमने सामने कर दिया। यानी कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल के सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं। इस तरह से उस मैग्नेट को हम सेट करते हैं। फिर उन दोनों ही मैग्नेट्स के बीच में एक गैप मेंटेन किया जाता है। अब उस गैप में हम क्या करेंगे? उस गैप में हम आर्मेचर फिक्स करेंगे। अभी आर्मेचर क्या होता है और कैसे तैयार होता है, इस पर हम बात करते हैं। आर्मेचर बनाने के लिए जो हमारे और आपके घरों में जिस चीज से हम रोटी बेलते हैं ना, रोटी पूड़ी पराठे बेलते हैं ना, बेलन, ऐसा इसी के शेप का एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसका साइज और शेप कुछ इस तरह से लेते हैं कि जो हमारा यहां पर गैप है उस गैप में वो इस तरह से एडजस्ट हो जाए। यानी कि ये पोर्शन बेलन का जिसकी मदद से हम रोटी पूड़ी या पराठे बेलते हैं वो इन दोनों मैग्नेट्स के बीच वाले गैप में आना चाहिए। और ये जो पोर्शन है जिसको हम रोटी पूड़ी या पराठे बेलते हैं तो अपने हाथ में पकड़ते हैं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस मैग्नेटिक एरिया से बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं या फिर अगर इसको हम यहाँ पर रखें तो देख सकते हैं। ये पोर्शन मैग्नेट्स के बीच में आ रहा है और ये जो हाथ पकड़ने वाला है ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ऐसा इसका एडजस्टमेंट्स होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमने सॉफ्ट आयरन का कोर लिया है उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर पहले हम ग्रूव्स बना लेते हैं।
ग्रुप्स क्या होती है, आप सोच रहे ग्रुप्स मतलब खांचे, गड्ढे टाइप के। ये देखिए इस तरह का पेन आप इस्तेमाल करते होंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे पेन पर ये कुछ ऐसे गड्ढे गड्ढे से ऐसे बने हुए हैं, खांचे खांचे से बने हुए ना, इनको ही हम कहते हैं ग्रुप्स। क्या कहते हैं इनको हम, ये जो बने हुए ग्रुप्स। तो हम वो जो बेलन के शेप का, यानी कि पेस्ट्री रोलर के शेप का जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, उसके ऊपर ग्रुप्स बना लेते हैं। ऐसे यहां से ग्रुप्स बनाते ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे घूम के ये इधर आ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ऑल राउंड चारों तरफ से ये ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। चलिए ग्रुप्स बन गए। उसके बाद क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, हम इनको थिन थिन स्लाइसेस में करते हैं। जैसे सलाद काटते हैं ना पतले पतले, उसी तरह से इनको हम थिन स्लाइसेस में काट लेते हैं। काटने के बाद जस्ट वैसे ही वो पीसेस निकलेंगे जैसे कि कैरम बोर्ड की गोटियां होती है, उसी तरह से पतली पतली पीसेस काट के निकलेंगे। अब हम क्या करते हैं, उन पीसेस के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग कर देते हैं। इंसुलेशन की कोटिंग से हमारा सेंस है, इस तरह की कोटिंग में जो हमारे और आपके घरों में तार के ऊपर जो प्लास्टिक या रबड़ की जो इस तरीके से कोटिंग होती है, ऐसी वाली कोटिंग नहीं, बल्कि वो पेंट टाइप की कोटिंग होती है ना। आप किसी मिस्त्री के दुकान पर गए होंगे जो जनरेटर मोटर पंखे वगैरह बनाने का का काम करते हैं, तो वहां पर आप देखे होंगे कि जब पंखे का मोटर खोलते होंगे तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का कुछ तार सा लपेटा हुआ है ना। तो वो कॉपर वायर है और उसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग है। दरअसल वो पेंट टाइप की कोटिंग है, वो वाली कोटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरह की उन सभी पीसेस के ऊपर जो सॉफ्ट आयरन हमने काट रखा है, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे ऑल राउंड चारों तरफ से। ओके, अब कोटिंग कर लेने के बाद क्या किया जाता है, उनके ऊपर एडहेसिव यानी कि चिपकाने वाला चीज लगा करके और एक के ऊपर एक रख करके उसको चिपका दिया जाता है। तो एक के ऊपर एक रख करके इस तरीके से चिपकाया जाता है कि जैसे उनको थिन स्लाइसेस में काटने से पहले हमारे जिस तरीके से ग्रुप्स बने हुए थे ना, वो ग्रुप्स फिर से वैसे ही बन जाए। यानी कि ऐसे स्लाइसेस काटने के पहले जिस तरह से हमारा वो पेस्ट्री रोलर के शेप में, बेलन के शेप में जो हमारा सॉफ्टवेयर का कोर था, ऐसा ही वो बन जाए, तो वो बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रिंग लेते हैं, और रिंग जो लेते हैं हम कंडक्टिव मटेरियल का लेते हैं। कंडक्टिव मटेरियल मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो इजीली से। तो कंडक्टिव मटेरियल जैसे कि से फॉर एग्जांपल कॉपर कंडक्टिव मटेरियल है, तो हम कॉपर का एक रिंग ले लेते हैं और फिर इस रिंग को हम क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बराबर बराबर आधे टुकड़ों में इसको हम तोड़ देते हैं, काट देते हैं इस तरीके से। से फॉर एग्जांपल 2 इक्वल हाफ्स हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इनर पोर्शन है, इस इनर पोर्शन पर हम इंसुलेशन की कोटिंग लगाते हैं, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हमको चाहिए। बाहर से भी कर देंगे तो इसको हमने इंसुलेटर बना दिया, नहीं तो इंसुलेटर नहीं बनाना है, इसकी कंडक्टिविटी हमें चाहिए, उसको यूज करना है। तो हम क्या करें, केवल इनर पोर्शन ये जो दिख रहा है इसी के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, और यहाँ ये जो कट पोर्शन और यहाँ ये जो कट पोर्शन है, यहाँ हम इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे। सिमिलरली इस वाले हाफ में भी, हाफ रिंग में भी वही करेंगे कि इनर पार्ट पे इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे और इस कट पोर्शन पर, इस कट पोर्शन पर हम इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां इस कट पोर्शन पर एडहेसिव लगाएंगे, यहां इस कट पोर्शन पर एडहेसिव लगाएंगे, यहां इस कट पोर्शन पर एडहेसिव लगाएंगे, यहां पर इस कट पोर्शन पर एडहेसिव लगाएंगे, और वो जो पेस्ट्री रोलर के शेप में, बेलन के शेप में हमने जो सॉफ्ट आयरन का कोर लिया हुआ है, इस पे यहां जहां हाथ हम पकड़ते हैं ना रोटी बेलने के लिए, इस वाले पोर्शन पर एक इधर से रख के और किधर से रख के, जो इस तरह का शेप होना चाहिए, इनका साइज होना चाहिए इस रिंग का, कि इस पर ये बिल्कुल टाइटली फिट हो। कैसा फिट हो, बिल्कुल टाइटली। तो ऐसे करके इसको हम चिपका देंगे। तो इस तरह से चिपकना चाहिए, बिल्कुल टाइट फिट हो, टस से मस ना हो। क्या हो, टस से मस ना हो, वो तनिक भी हिल डुल ना करे, मूवमेंट ना करे,
ऐसा वो बिल्कुल टाइट फिट हम उसको कर देंगे। चलिए, अब हमने कर दिया। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है। एक बार फिर वही, जैसे मिस्त्री की दुकान पर आपने कॉपर वायर देखा था, इंसुलेशन वाला, पेंटिंग वाला, कोटिंग वाला, उसी टाइप का इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे और अब इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हम उसको वाइंड अप करेंगे, लपेटेंगे उस पर। यानी कि अब दो स्प्लिटरिंग है, एक इस साइड है, एक इस साइड है ना। तो जो ये फर्स्ट वाला स्प्लिटरिंग है, मान लीजिए इसका नाम हमने पी रखा, इधर का जो स्प्लिटरिंग है उसका हमने नाम क्यू रखा। यानी कि एक रिंग को जब हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया था उसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग्स। तो हमारे पास 2 स्प्लिट रिंग्स हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना। तो एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट का नाम से फॉर एग्जांपल हमने पी रख लिया और सेकंड का क्यू रख लिया। तो हम कॉपर वायर लेंगे और उसका एक एंड इस फर्स्ट स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, है ना। और इस पे जो ग्रुप्स बनाए थे उसी ग्रुप्स में उसको फंसाते हुए ऐसे वाइंड अप करते हुए इस साइड से ला करके ऐसे ला करके और फिर यहां ला करके जो सेकंड वाला स्प्लिट रिंग है क्यू, उसमें फिर ज्वाइन कर देंगे उसका सेकंड एंड उस कॉपर वायर का। यानी कि कॉपर वायर को इस तरीके से वाइंड अप करना कि ग्रुप्स में ही वाइंड अप करें, पहली चीज। और दूसरी चीज को उसका फर्स्ट एंड फर्स्ट स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड हो और उस कॉपर वायर का सेकंड एंड सेकंड स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड हो। उसके दोनों ही एंड्स एक ही स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अलग अलग स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इस तरीके से उसकी वाइंडिंग की जाती है। और इस तरह से कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसमें बहुत सारे कॉपर वायर्स वाइंड अप किए जाते हैं, बहुत सारे वाइंड अप किए जाते हैं। पर हर कॉपर वायर को उस पर लपेटने का एक ही तरीका है कि उसका फर्स्ट एंड फर्स्ट स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और सेकंड एंड सेकंड स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। दोनों ही एंड्स एक ही स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से अब ये जो चीज हमारी तैयार हो गई, एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर पर लगा हुआ स्प्लिट रिंग्स और फिर वाइंड अप किए गए इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना चीज बन के तैयार हुआ, उसी को हम कहते हैं आर्मेचर, या कई बार इसको हम एक्सल के नाम से भी पुकारते हैं। एक्सल बोलिए या आर्मेचर बोलिए, बेटर है कि हम लोग आर्मेचर बोले, तो हमारा आर्मेचर तैयार हो गया। अब इस आर्मेचर को क्या करना है कि ये जो दोनों परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो भी हमने लिया है उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उस खाली जगह में एम्प्टी स्पेस में इसको ले जाकर के ऐसे फिक्स कर देना है। ठीक है जी। अब जब हम इनको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, इस केस के बाहर थोड़ा सा एक्सल हमारा बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां पर इसको हमें बनाना है फ्री टू रोटेट, बिल्कुल फ्रीली ये रोटेट करे, जरा सभी रोटेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो, बिल्कुल फ्रीली रोटेट करे। तो यहां एक बॉल बेयरिंग लगा करके हम लोग इसको फिक्स करेंगे कि उस बॉल बेयरिंग के सहारे ये फ्रीली रोटेट करेगा, जिसको देहाती भाषा हम लोग बॉल बेयरिंग बोल देते हैं। बॉल बेयरिंग नहीं, बॉल बेयरिंग होती है। तो यह बॉल बेयरिंग के साथ या बुश के साथ उसको लगा देंगे ताकि वो फ्रीली रोटेट करे। ठीक है जी। और ऐसा ही इस एंड पर भी, यहां भी केस के थोड़ा से बार प्रोट्रूड कर रहा है, तो यहां भी केस के साथ बिल्कुल फ्री रोटेशन थे, तो यहां भी हम बॉल बेयरिंग के साथ उसको एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा आर्मेचर हो दोनों तरफ बॉल बेयरिंग से, केस में दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड में फिक्स हो, ताकि बिल्कुल फ्री टू रोटेट हो, फ्रीली रोटेट कर सके, मूवमेंट कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी रुकावट के, बाधा के। ठीक है जी। तो ऐसा हमने इसको सेट कर दिया। ओके। अब क्या करते हैं कि यहां पर केस के साथ ही अटैच करते हुए, यहां भी केस के साथ अटैच करते हैं, इस भी केस के साथ अटैच करते हुए हम 2 कार्बन ब्रशेस लेते हैं, लिखा ना ब्रश 1 और ब्रश 2। ठीक है जी। आप देख सकते हैं जो भी बताया, ये केस आपको दिख रहा है, एक मैग्नेट, दोनों के बीच में गैप है, ये हमने आर्मेचर बना करके यहां पर फिक्स कर दिया है। ये सॉफ्ट आयरन का कोर है जो आप देख रहे हैं, और यहां ये स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग का हिस्सा हमने यहां पर आपको दिखाने के लिए कोशिश की फिगर डायग्राम में। और फिर यहां से एक कॉपर वायर की वाइंडिंग मैंने दिखाई है कि पी जो स्प्लिट रिंग यानी कि फर्स्ट स्प्लिट रिंग के साथ इसका फर्स्ट एंड ज्वाइंड अप है,
और फिर ये ऐसे वाइंड करते हुए ऐसे ला करके इसको यहां पर एक बार फिर से सेकेंड वाले स्प्लिट रिंग यानी कि क्यू स्प्लिट रिंग के साथ इसको ला करके ज्वाइन किया उसका सेकेंड एंड, यानी कि इस कॉपर वायर का फर्स्ट एंड फर्स्ट स्प्लिट रिंग और सेकेंड एंड सेकेंड स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है और इस कोर के ऊपर वाइंड अप है बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो यहां पर दो हमने कार्बन के ब्रश लिए। कार्बन कहने का सेंस यहां पर हमको ग्रेफाइट का लेना है क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। इसीलिए ग्रेफाइट ध्यान में रखना कि उसके क्या गुण हम यूज करें। एक तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाना है इसलिए ग्रेफाइट ले रहे हैं, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट टू हाई होता है, वो इसलिए मेल्ट ना हो इसलिए भी हम ले रहे हैं। नंबर 3, वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है इसलिए भी हम उसको यहां पर यूज करें क्योंकि उसी ढंग का यहां पर हमको उससे काम लेना है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश लेते हैं दो और ये इस तरीके से होता है कि जैसे ये जो एक्सल है, एक्सल के साथ यहां जस्ट ऐसे टच करेगा और यहां भी टच करेगा, पर एक्सल के किस पोर्शन पर? स्प्लिट रिंग पर। ये जो स्प्लिट रिंग है इस वाले स्प्लिट रिंग के साथ ये कार्बन ब्रश 1 फर्स्ट कार्बन ब्रश जस्ट टच करेगा, सटेगा, उसके साथ फिक्स अप नहीं होगा, बस सटेगा। और ये जो कार्बन ब्रश 2 है वो सेकेंड वाला जो स्प्लिट रिंग है हमारे के क्यू स्प्लिट रिंग है उसके साथ वो टच करेगा, यानी कि एक साइड से और एक साइड से उसके साथ टच करेगा। इस तरीके से टच करेगा। इस टचिंग के बीच में सपोज करिए ये कार्बन ब्रश इधर से किधर से, तो इसके बीच में फ्रीली रोटेट करता रहे हमारा आर्मेचर, जैसे भी रोटेट करना, क्लॉकवाइज करना हो या एंटी क्लॉकवाइज करना हो, ये बिल्कुल फ्रीली रोटेट करता रहे और कार्बन ब्रश अपने जगह रहे, फिक्स रहे और उन कार्बन ब्रशेस के बीच में ये रोटेट करता रहे। और कार्बन ब्रश के टच में क्या रहना चाहिए? एक्सल का कौन सा पोर्शन रहना चाहिए? स्प्लिट रिंग वाला पोर्शन रहना चाहिए। ठीक है जी। तो कार्बन ब्रश अपनी जगह कैसे रहेगा? जब कार्बन ब्रश को हम केस के साथ फिक्स करेंगे तभी रहेगा। तो कार्बन ब्रश को यहां हमने केस के साथ फिक्स कर दिया और यहां भी केस के साथ फिक्स किया हुआ है कार्बन ब्रश को। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक कार्बन ब्रश है, इसको एक केस से फिक्स किया, दूसरा कार्बन ब्रश है, इसको केस के साथ फिक्स किया गया और ये स्प्लिट रिंग के साथ जस्ट टच कर रहा है। ये एक स्प्लिट रिंग ये रहा, एक दूसरा स्प्लिट रिंग ये रहा और ये पहला कार्बन ब्रश उसके साथ टच कर रहा है, दूसरा कार्बन ब्रश उसके साथ जस्ट टच कर रहा है, फिक्स नहीं है। ओके, अब जो है यहां जो हमने स्प्लिट रिंग लिया है, इस स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। Commutator is a device which helps in reversing the direction of flow of electric current. कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, उल्टा करता है, उसको चेंज करता है ना। तो यहां जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं ये यही काम यहां भी करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के फ्लो को चेंज करने वाले हैं कंडक्टर के अंदर, इसीलिए इन स्प्लिट रिंग्स को हम यहां पर कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ओके, अब फाइनली क्या है, पूरा हमारा मोटर रेडी हो गया है। अब इसको ऑपरेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पावर सप्लाई देना है। उसी पावर सप्लाई का भी इंतजाम यहां पर किया गया है। फर्स्ट कार्बन ब्रश से एक कनेक्शन लिया गया है और सेकेंड जो कार्बन ब्रश है उससे एक कनेक्शन लिया गया है और इन दोनों ही कनेक्शंस के बीच में पावर सप्लाई की गई है। यहां पर पावर सप्लाई के लिए हमने एक बैटरी ले लिया, आप देख सकते हैं, और पावर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच ले लिया है। ठीक है जी। अब हमारा मोटर पूरी तरह से तैयार है। ये रहा हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। इसके वर्किंग के ऊपर हमने डेफिनेशन बात किया, हमने प्रिंसिपल पर बात किया, कंस्ट्रक्शन पर बात किया। अब हम इसके वर्किंग पर बात करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। ओके, तो इसको वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, इस स्विच को ऑन करना है। ये लीजिए, मैंने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का एक्चुअल डायरेक्शन नहीं लेकर के, रियल डायरेक्शन नहीं लेकर के कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं। और कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आई स्टार्ट हुआ,
ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके गया, कहाँ आया, कार्बन ब्रश 1 में, और कार्बन ब्रश 1 टच कर रहा है किसके साथ, स्प्लिट रिंग 1 यानी कि स्प्लिट रिंग P के साथ, फर्स्ट स्प्लिट रिंग में, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया स्प्लिट रिंग में, और स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है ये कॉपर वायर, तो इस कॉपर वायर में अभी इलेक्ट्रिक करंट आ गया, और ऐसे इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो गया, ये इसका डायरेक्शन है, और फिर ऐसे इलेक्ट्रिक करंट ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कहाँ आया, ये कॉपर वायर किससे कनेक्टेड है जी, स्प्लिट रिंग 2 यानी कि पी क्यू स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, इसमें आ गया, और इस स्प्लिट रिंग के साथ क्या है, ब्रश 2 कार्बन, दूसरा जो सेकंड कार्बन ब्रश है वो टच कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अब तो उस सेकंड कार्बन ब्रश में आ जाएगा, और सेकंड कार्बन ब्रश से ये क्या निकल रहा है, कनेक्शन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे होते हुए ऐसे आएगा और फिर अपने सोर्स के पास जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की सर्किट कंप्लीट होगी। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था कि व्हेन अ करंट करिंग कंडक्टर इज kept in a magnetic field, it experiences a torque, that is it experiences a twisting force, means it starts moving, इसमें एक मोशन क्रिएट होगा। तो यहां भी एक कंडक्टर, करंट करिंग कंडक्टर अब रह गया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहां पर दो मैग्नेट हमने लिए हैं, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है ना, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग का कंडक्टर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि अब वहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर टॉर्क तो लगेगा, ट्विस्टिंग फोर्स तो लगेगा, यानी कि मोशन तो करेगा, बिल्कुल करेगा उस प्रिंसिपल के हिसाब से। अब ये सोचने वाली बात है कि उसमें जो रोटेशनल मूवमेंट एक आने वाले ट्विस्टिंग मोशन जो क्रिएट होने वाला है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो किस डायरेक्शन में, तो उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको रूल पढ़ाया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल याद है आपको, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए, ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जिस रूल में हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करते हैं कि हमारा मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और जहां पर हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को, और फोर फिंगर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और जो थंब में इंडिकेट करता है मोशन के डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, टॉर्क क्रिएट हो रहा है, यानी कि कंडक्टर में एक मोशन हो रहा है, उस डायरेक्शन को ये थंब इंडिकेट करता है। तो चलिए इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहां पर अप्लाई करके पता करते हैं कि हमारे इस करंट करिंग कंडक्टर में जो ट्विस्टिंग मोशन क्रिएट होने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में फ्लो करती है वह डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो उनके बारे में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होती है मैग्नेट के साउथ पोल पर। तो इसीलिए यहां पर हमने टू परमानेंट मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिया था इस तरीके से कि उनका अपोजिट पोल सामने सामने हो, तो इसका नॉर्थ पोल के ठीक सामने उसका साउथ पोल है, तो इस तरीके से इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो मैग्नेट के साउथ पोल पर जाएंगे, तो इसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी मैग्नेट के अगर साउथ पोल आती है तो उनको लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, बट उनको सीधा ठीक सामने साउथ पोल दिख रहा है, बेशक वो दूसरे मैग्नेट का हो पर साउथ पोल दिख रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी के पास जाएंगे, तो इस नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साउथ पोल तक जाएंगे ऐसे, और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बोलते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो उधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन तो हमें ऑटोमेटिकली यहां पर दिख रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो हम फिर मोशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं। तो
तो ये हमारा मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पोर्शन की अगर हम बात करें ए बी पोर्शन की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में है। तो हम अपने इस मिडिल फिंगर को अपर डायरेक्शन में करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लीजिए कर दिया ऊपर की तरफ। अब ये जो फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो हमने अपने फोर फिंगर को भी उसी डायरेक्शन में कर दिया। तो हमारा थंब इंडिकेट करेगा ना मोशन का डायरेक्शन। थंब किधर जा रहा है, इधर की तरफ, यानी कि ये जो ए बी पोर्शन है, ये जो कंडक्टर है, करंट कंडक्टर ए बी, वो उधर अंदर की तरफ दबेगा, राइट। यानी कि अगर मैं इसको यूं पकड़ करके आपको बताऊं, तो ये ऐसे ट्विस्ट करेगा, इसकी ट्विस्टिंग ऐसे होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में इसकी ट्विस्टिंग होगी, है ना। तो ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करेगा, करेगा ना, थोड़ा तो ट्विस्ट करेगा, जितना उसके ऊपर ट्विस्टिंग फोर्स लगा उसी के अमाउंट के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा इस पोर्शन पे। अब हम ये जो हमारा सीडी पोर्शन है, इस पर देखते हैं कि इस पर क्या फोर्स लगेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन टॉप टू बॉटम यानी कि डाउनवर्ड है, यानी कि अब हमको मिडिल फिंगर डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ ही है, तो उधर की तरफ ही रहने दिया फोर फिंगर को। हमारा थंब किधर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ, इधर की तरफ आ गया, यानी कि सीडी जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, सीडी है बाहर की तरफ निकलेगा, और ये जो ए बी है वो अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, दोनों को मिला दिया। तो आपको नहीं लगा कि ट्विस्टिंग इस तरह से होगा, जब हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये पोर्शन अंदर की तरफ, ये पोर्शन बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो यूं ट्विस्ट होगा, थोड़ा तो ट्विस्ट होगा, जिस अमाउंट में फोर्स लगा उस अमाउंट में ट्विस्ट तो होगा, ट्विस्टिंग क्रिएट होगा। जैसे ट्विस्टिंग होगा तब इस पर हमने आर्मेचर पर क्या किया था, ग्रूव्स बनाकर ढेर सारे, बहुत सारे ऐसे कॉपर वायर्स की वाइंडिंग हमने करी थी। तब तक एक अगला जो पार्ट है कॉपर वायर्स की वाइंडिंग का, वो इनके सामने आ जाएगा, उनके ऊपर भी ऐसा ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा, फिर वो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट होंगे, तब तक अगला आ जाएगा, फिर उनके ऊपर ट्विस्टिंग होगी, वो ऐसे रोटेट करेंगे, और कुल मिलाकर के फाइनली यू रोटेट करने लगेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आर्मेचर इस तरीके से रोटेट करेगा, टोटली ऐसे ये रोटेट करता रहेगा, और आगे रोटेशनल मूवमेंट मिल गया, यानी कि हमारा मोटर वर्क कर रहा है। हमारे इस मोटर ने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, उस इलेक्ट्रिक करंट के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस मोटर ने इस रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ आ रही है, किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यही तो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बस इतना ही एक मोटर का काम है, और ये काम हो रहा है, यानी कि मोटर वर्क कर रहा है। ओके, चलिए अब हमारा मोटर वर्क कर गया, कमर्शियल मोटर है। इसके बाद अब सवाल उठता है कि इस मोटर के पावर को क्या हम घटा बढ़ा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटर का पावर को अफेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने आपको कंस्ट्रक्शन बताया, इसका प्रिंसिपल बताया और इसकी वर्किंग बताई, उसी से एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि इसके हम पावर को कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका पावर यानी कि इसका जो रोटेशनल मूवमेंट है, रेट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट, किस रेट से रोटेट करेगा, कितना तेज रोटेट करेगा, कितना स्लो रोटेट करेगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, इसी से पता चल रहा है। क्या क्या पता चल, नंबर वन थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट यहां पर सप्लाई किया आई, ये कितना एम्पियर का है, यानी कि ये कितना हाई है, उस पर डिपेंड करेगा इसका रेट। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हायर द अमाउंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट, हायर विल बी द रोटेशनल मूवमेंट, लोअर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन लोअर विल बी द मूवमेंट। सीधी सी बात है, जितना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करेंगे उतना ही रोटेशनल मूवमेंट हाई होगा, और जितना लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे उतना रोटेशनल मूवमेंट उतना ही लो होगा। एक चीज इस पर डिपेंड कर गई। नंबर टू थिंग, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, यानी कि यहां जो हमने वायरिंग करी है
इंसुलेटेड कॉपर वायर की उनके कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, कितने बार हमने लपेटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना अधिक होगा रोटेशन मूवमेंट उतना ही हाई होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना कम होगा रोटेशन मूवमेंट उतना ही कम होगा। यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट जितना ही हाई स्ट्रेंथ को होगा मोटर उतना ही हाई पावरफुल होगा, जितना ये लो होगा उतना ही लो पावरफुल वर्क करेगा। ठीक है जी। और उसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स जितना हाई होगा उतना ही हाई पावरफुल वर्किंग वाला होगा, जितना लेस होगा उतना ही लेस पावरफुल वर्किंग वाला मोटर हमारा होगा। मोर और लेस तीसरा फैक्टर भी इस पर अफेक्ट डालेगा, वो क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। यानी कि यहां जो हमने परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिए हैं वो कितने पावरफुल है, वो कितना है अमाउंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। वो अगर ये जितना ही हाई स्ट्रेंथ का होगा रोटेशन मूवमेंट उतना ही हाई स्ट्रेंथ में मिलने वाला है, टॉर्क उतना ही हाई मिलने वाला है, और जितना लो स्ट्रेंथ का उतना ही लो मिलने वाला है टॉर्क, ट्विस्टिंग फोर्स उतना ही लो मिलने वाला है, कि मोशन उतना ही कम होने वाला है। ये चीज है। यानी कि अब इसकी तीनों चीजों को आप कम करिए, मोटर का पावर कम होगा, तीनों को बढ़ाइए, मोटर का पावर बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम मोटर के पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं कि इस मोटर का यूज क्या है, हम करेंगे क्या बेचारे इस मोटर का। तो इस मोटर का हम क्या करेंगे, इसके रोटेशनल मूवमेंट को हम यूज करेंगे अपने डिजायर्ड अप्लायंसेस को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन जो हमारे आपके घरों में, दफ्तरों में या अन्य जगहों पर लगा रहता है। तो ये जो हमारा मोटर है हमें क्या करना है, ये जो बाहर एक्सल का पोर्शन निकला हुआ बस इसके ऊपर यहां पर अगर हम ब्लेड, पंखे का ब्लेड सेट कर देते हैं तो ये पंखा बन गया। रोटेट करने का ब्लेड रोटेट करेगा और आपको हवा मिलेगी। वेरी सिंपल। चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, स्टैंड फैन हो या कोई भी वैरायटी का फैन हो, यही मोटर रहेगा। ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है एक्सल का, मोटर का जो बाहर निकला हुआ है, इसके ऊपर आप ब्लेड लगाइए, मोटर का काम करेगा। इसके ऊपर आप चक्र जैसा कुछ लगा दीजिए, सुदर्शन चक्र हो जाएगा। आप किसी भी देवी देवता का हाथ में उसको सेट कर दीजिए, रोटेट करता रहेगा। इसी पर अगर हम एक पुली लगा दें, पुली, और फिर उस पुली को बेल्ट के माध्यम से यानी कि पट्टे की मदद से किसी चक्की को कनेक्ट कर दें, किसी भी मशीन को कनेक्ट कर दे तो मशीन रन करे, चक्की रन। यानी कि जैसे फ्लोर मिल है, आटा चक्की है, तो आटे चक्की का जो पुली है उस पुली को, और यहां भी एक पुली लगाकर उस दोनों के बीच में पट्टा लगा दे, बेल्ट लगा दे, यहां से इलेक्ट्रिक करंट की आप सप्लाई देंगे, ये एक्सल रोटेट करेगा, आर्मेचर रोटेट करेगा, तो पुली रोटेट करेगी। पुली रोटेट करे तो उस पर लगा हुआ बेल्ट रोटेट करेगा, पट्टा बेल्ट रोटेट करेगा तो आटा चक्की को भी होना चाहेगा और आपके गेहूं को आटे में कन्वर्ट करेगा। हो गया फ्लोर में। इसी तरह से आप राइस मिल चला सकते हैं, क्रेशर चला सकते हैं, थ्रेशर चला सकते हैं, एनी काइंड ऑफ मशीन, जिस किसी भी मशीन में या एनी काइंड ऑफ डिवाइस, जिस किसी भी डिवाइस में आपको रोटेशनल मूवमेंट की जरूरत है, मोटर की मदद से आप उसको गेन कर सकते हैं। चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो सीडी प्लेयर हो, चाहे वो डीवीडी प्लेयर हो, चाहे आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ फैन हो, या फिर आपके कूलर हो, मिक्सर हो, जूसर हो, ग्राइंडर हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ डिवाइस, एनी काइंड ऑफ मशीन जहां रोटेशन मूवमेंट की जरूरत है वहां ये मोटर काम करेगा। आप अपने साइकिल से कनेक्ट कीजिए, आपकी साइकिल पावर वाली हो जाएगी, पावर ड्रिवन हो जाएगी। सो कनेक्ट कीजिए इसके, उसके पहिए को घुमाएगा। यानी कि ये जो प्रोडक्टिव पार्ट है एक्सल का, एक्सल वाला मोटर के एक्सल का जो प्रोडक्टिव पार्ट है, इसको अगर चेन से या बेल्ट से या गियर की मदद से, किसी भी चीज की मदद से अगर हम किसी भी गाड़ी के पहिए को कनेक्ट करते हैं, तो जब मोटर को आप ऑन करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देंगे, मोटर का आर्मेचर रोटेट करेगा और इस रोटेशन को आप पुली
और बेल्ट या फिर चेन स्प्रोकेट या फिर गियर की मदद से जिस किसी भी व्हीकल के पहिए को व्हील को आप ज्वाइन अप करेंगे, उस व्हीकल का पहिया रोटेट करेगा और व्हीकल आगे बढ़ेगा। यानी कि आप इसकी मदद से ट्रेन दौड़ा सकते हैं, कोई भी रोड व्हीकल चला सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एनी काइंड ऑफ व्हीलर हो। अब आपको बात समझ में आ गई। इन सभी जगहों पर हम मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं और होता है। आप मिस्त्री के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई पंखे में क्या लगा है, तो मोटर लगा है। एसी में क्या लगा है जी, तो मोटर लगा है। आपके जूसर में, मिक्सर में, ग्राइंडर में क्या लगा है, तो मोटर लगा है। टेप रिकॉर्डर में, सीडी प्लेयर में, डीवीडी प्लेयर में क्या लगा है, तो मोटर लगा है। कंप्यूटर में क्या लगा है, तो मोटर लगा है। कहीं भी कोई पंखा चले तो क्या लगा, तो मोटर लगा है। ये ट्रेन दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो उसके इंजन में क्या लगा है जी, तो मोटर लगा है। आजकल इलेक्ट्रिक कार आ गई, क्या लगा है उसमें, मोटर लगा है। इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई है, उसमें क्या लगा है, तो भाई मोटर लगा है। और इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई है, उसमें क्या लगा है, तो मोटर ही तो लगा है। तो हर चीज में मोशन गेन करने के लिए यही मोटर है। तब आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूं कि आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो कुछ भी पढ़ाने और समझाने के लिए कोशिश किया हूं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर।